हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास है चैप्टर सॉल्यूशन, जिसका हम JEE प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन करेंगे। और बच्चों, इस सॉल्यूशन वाले चैप्टर में काफी सारे क्वेश्चन हैं, इसीलिए मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करके वीडियो बनाऊंगा। तो आज पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर से JEE में किस तरह के क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो लास्ट में क्या कंक्लूजन निकल के आएगा। देखिए, ये पूछ रहा है बच्चों कि जो वेपर प्रेशर है उस फाइनल सॉल्यूशन का वो कितना होगा, और मोल फ्रैक्शन आपको पता करना है इन वेपर फेज, कंपोनेंट और कंपोनेंट बी का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बी का मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड में दे रखा है और इंडिविजुअल ए और बी का जो है प्रेशर दे रखा है। ठीक है, तो अब हमें क्या मालूम करना है, पहले वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो बच्चों, एक हमें मालूम करना है PT यानी टोटल प्रेशर इक्वल टू कितना होता है, दोनों का पार्शियल प्रेशर। और दूसरा हमें मालूम करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A एंड B इन वेपर फेज। तो A का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज बराबर होता है PA बाई PA प्लस PB, और B का मोल फ्रैक्शन इन वेपर होता है PA प्लस PB टोटल। ठीक है, आप देखो बच्चों, जब आपको टोटल प्रेशर की जरूरत पड़ेगी तो आप पहले पार्शियल प्रेशर निकालते हैं बच्चों। ठीक है, देखो, तो PA का मतलब होता है PA नॉट प्लस XA। ठीक, अच्छा, PA नॉट दे रखा है, देखो PA नॉट दे रखा है, PB नॉट दे रखा है, दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर दे रखा है। तो अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, XA की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो यहां पे देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन लिक्विड दे रखा है 0.5, तो XB हमें मालूम है कितना है 0.5। तो बच्चों XA कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.5 इक्वल टू 0.5। तो अब हमें XA और XB का मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड में मालूम चल गया है। अब हमने क्या करना, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ A लिक्विड, तो PA नॉट कितना है 400 इंटू 0.5, तो बच्चों ये हो जाएगा 200 mmHg। और इसी तरह हम PB को भी निकाल लेंगे, तो PB कैसे निकालेंगे, 600 इंटू 0.5, ये हो जाएगा बच्चों 300। तो अब हमारा दोनों का पार्शियल प्रेशर आ गया है, PA एंड PB। तो अब बच्चों हम टोटल प्रेशर निकाल लेंगे। तो टोटल प्रेशर कितना था, देखो ऊपर देखो, PT इक्वल टू PA प्लस PB, तो ये हो जाएगा बच्चों 200 प्लस 300 इक्वल टू 500। तो टोटल वेपर उस सॉल्यूशन का कितना होगा, 500। ठीक है, अच्छा, तो अब हमें क्या करना है बच्चों, वेपर फेज में दोनों के मोल फ्रैक्शन मालूम करना है। तो चलो देखो, YA वाले पे आ जाओ, YA। तो PA कितना था हमारे पास, PA था बच्चों 200 और टोटल कितना था 500, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.4। और यहां भी ऐसे आ जाएगा 300 बाई 500, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.6। तो हो गया 0.4, 0.6 और 500, ये तीनों वैल्यू आप देखो। तो बच्चों किस में आ रहा है, ये डी वाले में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द सोल्यूशन ऑफ गैसेस WXYZ इन द वाटर एट 298 केल्विन, द हेनरी लॉ कांस्टेंट आर 0.5, 2, 35 एंड 40 के बार रिस्पेक्टिवली। द करेक्ट प्लॉट फॉर द गिवन डेटा इज। तो यहाँ पे बच्चों आपको ये देखना है कि पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के बीच हेनरी लॉ कांस्टेंट का ग्राफ बन रहा है, वो कैसा बनेगा। ठीक, एक तो आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट पहले मालूम होना चाहिए। हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या बोलता है कि पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होता है, KH और XA के बराबर होता है। ठीक, यानी जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके बराबर है, हेनरी लॉ कांस्टेंट के बराबर है। तो बच्चों हेनरी लॉ कांस्टेंट बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। तो यहां पर जो Z है उसका हेनरी लॉ कांस्टेंट सबसे ज्यादा है, तो वो ग्राफ में ऊपर आना चाहिए। W का हेनरी लॉ कांस्टेंट कम है, तो वो ग्राफ में नीचे आना चाहिए। करेक्ट इतना हो गया। अब बच्चों देखो, जो मोल फ्रैक्शन है और हेनरी लॉ कांस्टेंट है, उनके बीच रिलेशन क्या है, देखो उनके बीच रिलेशन है इस तरह का, मोल फ्रैक्शन और हेनरी लॉ कांस्टेंट एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो हेनरी लॉ कांस्टेंट घटेगा, सीधी सी बात है। और एक और चीज आपको याद रखनी है, जब भी बच्चों हम मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बीच, पार्शियल प्रेशर यहां लिखता हूं मैं और ये नीचे लिखता हूं मोल फ्रैक्शन,
तो इन दोनों के बीच जब हम हेनरी लॉ कांस्टेंट को देखते हैं तो हेनरी लॉ कांस्टेंट जो है एक स्ट्रेट लाइन बनाता है इस तरह से। तो बच्चों जो स्लोप की वैल्यू होती है वो हेनरी लॉ कांस्टेंट के बराबर होती है, ये तो पढ़ा था हमने। अच्छा, अब देखो जो स्लोप है वो कितना नेगेटिव होगा वो डिपेंड करेगा कि हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे मोर द वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट यानी के एच, मोर नेगेटिव विल बी स्लोप। बस इतना ध्यान रखना है। तो अब बच्चों देखो यहां पर जो z है उसका हेनरी लॉ कांस्टेंट सबसे ज्यादा है तो इसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा। तो बच्चों अगर हम सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करें तो ए ग्राफ विल बी द परफेक्ट। देखो z का स्लोप सबसे ज्यादा है क्योंकि हेनरी लॉ कांस्टेंट सबसे ज्यादा है, W का हेनरी लॉ कांस्टेंट कम है तो इसका स्लोप कुछ भी नहीं है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा ए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। पूछा है देखो, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड XY इन वाटर इज 4 times दैट ऑफ सोल्यूशन ऑफ 0.0 m BaCl2 इन वाटर। यानी दो सोल्यूशन हमारे पास, एक सोल्यूशन 4 गुना ज्यादा है और एक सोल्यूशन 4 गुना कम है। तो यहां पर बच्चों एक सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई और वो कौन सा सोल्यूशन है X और Y, और दूसरा सोल्यूशन है हमारे पास BaCl2। तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने लिख दिया है पाई पाई करके। अब बच्चों जो BaCl2 है वो 4 times ज्यादा है, ये BaCl ये इसका 4 times है, ये तो वह। अब पाई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई इक्वल टू होता है I इंटू C इंटू R इंटू T। तो यहां हम लिखेंगे 4 इंटू I इंटू C इंटू RT। तो बच्चों देखो RT और RT दोनों के लिए सेम होता है, तो RT RT को हम हटा देंगे। अब बचा क्या हमारे पास, देखो I इंटू C इक्वल टू 4 इंटू I इंटू। अब बच्चों हमें करना क्या है, कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। किसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, इस XY की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है ना। तो हमें ये C मालूम करना है और ये C हमें दे रखा है। BaCl2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.01 मोल। तो BaCl2 के लिए जो C होगा वो होगा 0.01 मोल पर लीटर। तो यहाँ पे हम C लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दो IC इक्वल टू 4 इंटू I इंटू और C की जगह में 0.01। ठीक, अब बच्चों BaCl2 के लिए I की वैल्यू और XY के लिए I की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। देखो तो अगर मैं BaCl2 को डिग्रेड करूं तो कितने आयन बनेंगे, Ba प्लस प्लस एंड 2Cl माइनस, यानी टोटल कितने आयन बनेंगे, 3 आयन। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी BaCl2 के लिए 3, और XY के लिए I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो XY को डिग्रेड करो तो एक X प्लस और दूसरा Y माइनस, यानी कितनी हो जाएगी 2। तो इसके लिए I की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अब देखो यहां पर है 2 इंटू C इक्वल टू 4 इंटू, यहाँ पर I की वैल्यू कितने 3 इंटू 0.01। तो बच्चों यहाँ पर आने वाला है C इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 0.01 बाई 2। तो यहाँ पर बच्चों आएगा, देखो इसको 2 से निकालो तो 0.06, यानी हम बोल सकते हैं 6 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर। तो आ जाएगा D। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और उनके बेसिस पे आपको इन 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट करना है। अब स्टेटमेंट कैसे बने हैं, देखो बच्चों यहाँ पर 2 लिक्विड है M और N। M का वेपर प्रेशर इतना है और N का वेपर प्रेशर इतना है। तो ये बोल रहा है कि XM और XN मोल फ्रैक्शन होता है M और N का इन सोल्यूशन में, और YM और YN मोल फ्रैक्शन होता है इन वेपर फेज में। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ हमारे पास है PT बराबर PA प्लस PB ऐसा। और बच्चों जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, प्योर प्रेशर के बराबर होता है और मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। तो बच्चों देखो जो मोल फ्रैक्शन है वो किसके बराबर होता है, वो प्योर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो प्योर प्रेशर ये रहा और मोल फ्रैक्शन ये रहा। तो यहाँ पे देखो बच्चों जो M का प्योर प्रेशर है वो है 450 और जो N का प्योर प्रेशर है वो है 700।
तो बच्चों प्योर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में जस्ट अपोजिट रिलेशन होता है। जिसका प्योर प्रेशर कम है उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। इसका मतलब XM विल बी मोर देन XN। अब जो है ये सोल्यूशन की बात होगी। अगर वेपर फेज की हम बात करें तो वेपर फेज में क्या होता है बच्चों, YA इक्वल टू PA बाई PA प्लस PB, P टोटल। तो बोलने का मतलब है जो YA है वो डायरेक्ट जो है पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है ना। और बच्चों जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्योर प्रेशर के। ये तो हुआ। तो बोलने का मतलब है कि अगर जिस प्योर प्रेशर बढ़ेगा उसका पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेज में भी बढ़ेगा। तो अब देखो यहां पर ये हो जाएगा बच्चों कि YN इज मोर देन YM, उल्टा हो जाएगा। यहां पर सोल्यूशन में XM ज्यादा है XN कम है, वेपर में X ज्यादा है XM कम। तो अब देखो बच्चों XM एंड YN मोर देन होता है XN के और YM के। और बच्चों इसको अगर हम देखें तो ये किसके साथ मैच करेगा, ए वाले ऑप्शन के साथ, XM बटे XN बाई YM बटे YN। समझ में बात आ गई। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, ये पूछ रहा है कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट इज कितना, यानी जो KF है उसकी वैल्यू दे रखी है 4.0 और पूछा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन विल बी, कितना होगा अगर उस सोल्यूशन का मोलैलिटी इतनी है। तो सोल्यूशन की मोलैलिटी यानी M दे रखा है आपको 0.03, ठीक है, KF दे रखा है, तो आपको डेल्टा TF का पता करना है। अच्छा यहां पर बच्चों सोल्यूशन है हमारे पास K2SO4 का, K2SO4। तो K2SO4 के लिए जो I होगा वो कितना हो जाएगा, 2K और 1 SO4 यानी 3। तो I भी हमने मालूम कर लिया। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M इंटू I। तो KF कितना दे रखा है 4 इंटू M कितना है बच्चों 0.03 इंटू I कितना है 3। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों 0.36 केल्विन, यानी आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। पूछा है व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ 20% एक्वस सोल्यूशन ऑफ KI। बहुत इजी है। तो 20% एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों, 20 ग्राम सल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ये तो हुआ। अच्छा यहां पर सल्यूट कौन सा है बच्चों, KI। तो KI का मॉलिक्यूलर मास कितना है 166। तो मोलैलिटी ऑफ KIM इक्वल टू W बाई M इंटू 1000 बाई W। ये बच्चों सॉल्वेंट के लिए है ना। अब देखिए बच्चों यहां पर पूछा है वेट ऑफ सॉल्वेंट, आपको दे रखा वेट ऑफ सोल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे मालूम करेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 100 माइनस 20 वेट ऑफ सॉल्यूट। तो कितना हो जाएगा बच्चों 80 ग्राम। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट की जगह में 80 रखेंगे। तो M इक्वल टू W की जगह में क्या रखेंगे 20। M कितना है 166, ऊपर कितना आ जाएगा 1000, नीचे आ जाएगा 80। तो बच्चों आंसर आ जाएगा 1.506 यानी 1.51 के बराबर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी। 7 एट रूम टेम्परेचर ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ यूरिया इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया इन 360 ग्राम ऑफ वाटर। If the vapor pressure of pure water at this temperature is 35 mmHg, lowering of vapor pressure will be, यानी वेपर प्रेशर कितना लोअर हुआ वो हमें मालूम करना है। और ये सारी हमें चीजें दे रखी है, ठीक है बच्चों। देखो तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे मालूम करेंगे, PS0 माइनस PS बाई PS0। ये था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अच्छा PS0 माइनस PS को हम कैसे ले सकते हैं, देखो डेल्टा P बाई PS। तो अब देखो हमें क्या मालूम करना है, तो अब हमें सबसे पहले मालूम करना है बच्चों X2। तो X2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम कैसे लिखते हैं बच्चों, Na मोल ऑफ सॉल्यूट बाई टोटल मोल, Na प्लस NB, ठीक है। तो अब बच्चों हमें मालूम करना है Na का मतलब होता है मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है, यूरिया का यहाँ पर क्या दे रखा है W दे रखा है। तो W कितना है 0.60 और यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चों 60।
ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 0.011। ठीक, अच्छा NB कैसे मालूम करेंगे? वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है बच्चों? 18, और वाटर का W कितना है? 360, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों 20। तो अब हमें दोनों के नंबर ऑफ मोल मालूम चल गए, तो X2 पता करो अब। तो X2 इक्वल टू 0.01 बाई 0.01 प्लस 20, तो बच्चों ये निकल के आता है 0.0005, इतना निकल के आता है X2। तो अब यहाँ X2 मालूम चल गया, हमें प्योर प्रेशर भी मालूम है, तो डेल्टा P की वैल्यू मालूम चल जाएगी। तो डेल्टा P बाई PS0 इक्वल टू X2, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों डेल्टा P इक्वल टू X2 इंटू PS0। तो X2 कितना है? 0.0005 इंटू PS, यानी वाटर का वेपर प्रेशर कितना है? 35। तो यहाँ पर बच्चों निकल के आता है 0.0175। तो कहीं देख रहा है बच्चों 0.0175? ये रहा 0.0175 mmHg। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, when gram of non-volatile non-electrolyte solute is dissolved in 100 gram of two different solvent A and B whose ebullioscopic constant are in the ratio 1:5, the ratio of elevation in their boiling point will be। तो डेल्टा TB A और डेल्टा TB B का रेशियो मालूम करना है। ठीक है, देखो तो बच्चों डेल्टा TB की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा TB का मतलब होता है KB इंटू I इंटू M। अच्छा अब देखो यहां पर हमारा एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल है, तो I की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी, वो भी एक ही होगी। और बच्चों मोलैलिटी देखो, मोलैलिटी दोनों के लिए सेम है, 1 ग्राम 100 ग्राम में डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो मोलैलिटी भी दोनों के लिए सेम होगी। तो क्या चेंज होगा बच्चों? के भी चेंज होगा। तो अब देखो बच्चों हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा TB बटे डेल्टा TB, ये TB A के लिए है और ये TB B के लिए है, इक्वल टू KB बटे KB, ये KB A के लिए, ये KB B के लिए। ठीक है, KB का रेशियो क्या है हमारे पास? 1:5। तो बच्चों TB का रेशियो भी यही हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा TB इक्वल टू होता है KB। तो आंसर हो जाएगा C 9। पूछा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट से मिलकर बना है, यह है 0.8। द मोलैलिटी ऑफ एक्वा सोल्यूशन, यस। तो बच्चों क्या दे रखा है हमें? देखो ये है XB, ये हम सॉल्वेंट मान लें, और XA हम क्या मान लें? सॉल्यूट मान लें। तो XB का मोल फ्रैक्शन कितना दे रखा है? 0.8। तो XA का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0.2। सीधी सी बात है ना। तो दोनों सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमें मालूम चल गया। अब हमें मालूम करनी है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला होता है M इक्वल टू W बाई M इंटू 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा W बाई N का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, ये तो हुआ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट का मतलब हुआ Na। ठीक है, तो अब पहले हमें जो है Na की वैल्यू मालूम करनी है। तो बच्चों आप देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A बराबर Na बटे Na प्लस NB। ठीक है, तो इसकी पूरी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0.2 है ना। अच्छा 0.2 है, तो इसका मतलब Na कितना होगा बच्चों? Na भी कितना होना चाहिए? 0.2 है, क्योंकि यहाँ पर टोटल मोल कितने हैं? टोटल मोल है यहाँ पर 1, ये है ना। तो इसका मतलब Na कितना होना चाहिए? Na इक्वल टू 0.2, ये तो हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर W बाई M की जगह में हम क्या लिख सकते हैं? 0.2। ठीक, अब देखो M इक्वल टू 0.2 इंटू 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो हमें निकालना है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे NB, यानी मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 0.8। तो बच्चों W इक्वल टू 0.8 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18। तो देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 0.8 इंटू 18। तो देखो बच्चों M इक्वल टू 0.2 इंटू 1000 बाई 0.8 इंटू 18 इक्वल टू
13.88 हो गया मोलैलिटी। तो बच्चों 13.88 कहां दिख रहा है आपको, ये वाला सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 0.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, दो सल्यूट है यहां पर। अच्छा, इन 100 ml ऑफ वाटर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज। तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो आराम से निकाल लो भाई, पाई इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी इंटू आई। ठीक है। अच्छा, यहां पर यूरिया और ग्लूकोज है तो आई की वैल्यू दोनों के लिए एक ही हो जाएगी, तो हम आई नहीं लिखते, केवल हम सी आर टी से काम चलाएंगे। ठीक, तो पाई इक्वल टू बच्चों सी का मतलब होता है एन बाई वी इंटू आर टी। ठीक। अच्छा, एन क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मोल। तो सबसे पहले दोनों के नंबर ऑफ मोल आप टोटल कर लो। तो बच्चों अगर मैं एन ए लिखूं किसके मोल, यानी यूरिया के मोल, तो 0.6 बाई 60। ठीक है। एन बी लिखूं किसके, ग्लूकोज के मोल, तो 1.8 बाई 180। ठीक है। तो यूरिया के लिए ये आएगा बच्चों 0.01 और इसके लिए आएगा 0.01। दोनों के लिए जो है नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे, 0.01। अब इन दोनों को हमने टोटल कर लिया तो 0.02 मोल हो गया एन की वैल्यू। ठीक है, ये एन हो गया। अब देखो पाई इक्वल टू 0.02 बाई, तो देखो बच्चों V कितना 100 ml, तो इसको लीटर में लिखोगे तो 0.1। अच्छा, अब देखो इनटू R कितना है हमारे पास 0.082 और टेम्परेचर कितना देगा 27, तो 27 प्लस 2 733 यानी 300। तो बच्चों इसका ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा 4.92 atm। 4.92 atm आंसर हो जाएगा सी। 11, a solution of sodium sulfate contain 92 gram of Na ion per kilogram of water. The molality of sodium ion in the solution. Yes, तो सोडियम आयन की मोलैलिटी हमें मालूम करनी है। ठीक है। तो देखो बच्चों यहां पर सोडियम आयन का वेट दे रखा है, वेट कितना है 92 ग्राम। तो मोलैलिटी के लिए क्या फॉर्मूला होगा, m इक्वल टू W बाई एम इंटू 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, वेट ऑफ सल्यूट कितना है 92, सल्यूट इस समय सोडियम आयन है। सोडियम आयन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 23 इंटू 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1000। ठीक है, तो 92 बाई 23 हमने कैलकुलेट करके निकालना है, तो ये आ जाएगा बच्चों 4 मोर पर केजी सॉल्वेंट, आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेनरी लॉ इज नॉट करेक्ट, है ना। तो पहला देखो, डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट केएच वैल्यू। यस, हर गैस की केएच वैल्यू अलग अलग होती है। दूसरा है हायर द वैल्यू ऑफ केएच एट गिवन प्रेशर हायर इट्स सॉल्युबिलिटी। ये बच्चों गलत स्टेटमेंट है, केएच बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरा भी देखो, द वैल्यू ऑफ केएच इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। यस, KH is a function of nature of gas. Yes, nature of gas पे डिपेंड करेगा, ये ट्रू है। The partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. Yes, ये भी ठीक है। तो केवल B इनकरेक्ट है, तो ये आंसर हो जाएगा। A solution containing 62 gram of ethylene glycol in 25 gram of water is cooled up to 10 degrees centigrade if Kf for the water is 1.86 kg per mole, then amount of water सेपरेटेड एज ए आइस इज। तो बच्चों अमाउंट ऑफ वाटर हमें मालूम करनी है। अब देखो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, और बच्चों अगर मैं एम को देखूं तो डब्ल्यू बाई एम इंटू 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर वाटर। तो इस वाटर का हमें पहले मालूम करना है। उसके बाद बच्चों जो टोटल वाटर हमारे पास है उसको इस वाटर में घटा देंगे तो हमें अमाउंट ऑफ आइस सेपरेटेड मिल जाएगा। ठीक है। तो देखो अब क्या क्या दे रखा है हमें, W दे रखा है, यस, W ऑफ सल्यूट 62 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट इथाइलिन ग्लाइकोल का हम मालूम कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद है KF भी दे रखा है, यस 1.86। ठीक है। अच्छा, डेल्टा TF कैसे निकालेंगे, देखो पहले डेल्टा TF निकालते हैं। डेल्टा TF इक्वल टू TF0 माइनस TF, 0 में से -10 घटा लो तो कितना हो जाए बच्चों 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है।
चलो तो डेल्टा TF आ गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हमें मालूम करना है वेट ऑफ वाटर। ठीक, तो आप वैल्यू लिख लो 10 इक्वल टू KF कितना हमारे पास 1.86 इंटू W कितना हमारे पास 62 इंटू 1000 बाई मॉलिकुलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितना होता है 62 इंटू W वाटर। वाटर का हमें वेट मालूम करना है। ठीक है, अच्छा इस पूरे को जब हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये वैल्यू निकल के आएगी 186 ग्राम। अब बच्चों हमारे पास टोटल वाटर कितना था 250 और जो हमारा वेट ऑफ वाटर आया है वो 186 आया, यानी 64 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा, जो वाटर सेपरेट हो जाएगा आइस की फॉर्म में। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 14, लिक्विड A and B form a ideal solution in the entire composition at 350 Kelvin. The vapor pressure of pure liquid A और B ये दे रखा है और पूछा है बच्चों the composition of vapor in equilibrium with a solution containing 40 mole% of A at this temperature। तो बच्चों यहां पर हमें वेपर फेज में उन दोनों लिक्विड का कंपोजिशन मालूम करना है। तो वेपर फेज में हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं YA एंड YB। YB इक्वल टू PA बाई PT। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने का। अब पहले आपको चाहिए पार्शियल प्रेशर दोनों का, PA और PB का। तो PA इक्वल टू PA नॉट XA, ठीक है, और PB इक्वल टू PB नॉट XB। ठीक, तो XA क्या है बच्चों मोल फ्रैक्शन है और प्योर प्रेशर तो हमें दे ही रखा है। ठीक, अब बच्चों देखो हमें XA का मोल फ्रैक्शन मालूम करना है और हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है A के सॉल्यूशन में मोल परसेंटेज तो कितना है 40%। तो यानी NA का मतलब ये हुआ कि 40% यानी 40 बाई 100 इक्वल टू 0.4। तो NA 0.4 है तो NB कितना होगा 0.6। अब देखो बच्चों अगर हमें XA निकालना होगा तो XA कैसे निकालेंगे 0.4 बटे 0.4 प्लस 0.6 बराबर 0.4। उसी तरह XB भी कितना होगा 0.6। ठीक है, तो X और XB हमें मालूम चल गया 0.4 एंड 0.6। ठीक, अब PA निकालो बच्चों। तो PA कितना दे रखा है देखो 7 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 0.4, तो यानी 2.8 इंटू 10 की पावर 3। उसी तरह PB कितना दे रखा है बच्चों 12 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 0.6, तो 7.2 इंटू 10 की पावर 3। तो दोनों के पार्शियल प्रेशर हमें मालूम चल गए। अब बच्चों हमें निकालना है PT। तो टोटल प्रेशर कितना हुआ दोनों के पार्शियल प्रेशर, यानी 2.8 प्लस 7.2 इंटू 10 की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा 10.0 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, आप देखो अब बच्चों ये वाला ऊपर वाले फॉर्मूले में आ जाओ YA इक्वल टू PA। PA कितना है, PA है 2.8 इंटू 10 की पावर 3 बाई 10 इंटू 10 की पावर 3। तो ये हो जाएगा बच्चों 0.28। ठीक, और YB कैसे मालूम करेंगे 7.2 इंटू 10 की पावर 3 बाई 10 इंटू 10 की पावर 3। तो ये हो जाएगा बच्चों 0.72। तो कितना कितना है X is 0.28 और XB is 0.72। आंसर हो जाएगा B। The amount of sugar required to prepare 2 liter of its 0.m aqueous solution। तो W हमें मालूम करना है। मोलैरिटी का फॉर्मूला M इक्वल टू W बाई M इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बच्चों देखो W हमें मालूम करना है, तो W बाई शुगर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 342 इंटू 1000 बटे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 2 लीटर है। तो 2 लीटर मतलब 2000 ml। ठीक, और यहां पर बच्चों m कितना दे रखा है 0.1। तो इस पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों W इक्वल टू हमारे पास आएगा 68.4 ग्राम, यानी B। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 2K। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम करते हैं TB से रिप्रेजेंट। तो TB इक्वल टू 2K है। दूसरा है द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेम सॉल्वेंट इज 2K।
तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है डेल्टा टी एफ, ये भी क्या है 2K है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या मालूम करना है, द रिलेशनशिप बिटवीन के बी एंड के एफ। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम और डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। ठीक है, यहाँ पर बच्चों m के लिए 1 मोलर सोल्यूशन है, यहाँ पर n के लिए 2 मोलर सोल्यूशन है। तो अब हम क्या लिखेंगे, देखो के बी इंटू एम इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो अब हम आगे लिख सकते हैं के बी इंटू 1 इक्वल टू के एफ इंटू 2, यानी के बी इक्वल टू 2KF। तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। पूछा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डाइल्यूट मिल्क सैंपल इज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड while it should have been 0.5 degree centigrade for pure milk. How much water has to be added in the pure milk to dilute the sample? अब देखो हमारे पास यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो डाइल्यूट सैंपल है जिसमें क्या है वाटर है। तो डाइल्यूट सैंपल के लिए हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखा है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू 0.2 माइनस, और बच्चों मिल्क के लिए कितना दे रखा है, टी एफ 0 इक्वल टू माइनस 0.5 है ना, इतना है। ठीक, अब देखो डेल्टा टी एफ है वो क्या होता है, टी एफ 0 माइनस टी एफ के एफ इंटू एम, और अगर मैं m को और देखूं तो w बाई एम इंटू 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी वाटर। तो बच्चों हमें इस वेट की ही तलाश है। तो w बाई एम सबके लिए जैसा, 1000 भी सबके लिए जैसा, के एफ भी सबके लिए एक जैसा। तो अगर बच्चों हम मिल्क की बात करें, फॉर मिल्क, तो मिल्क के लिए कैसे होगा, देखो फॉर मिल्क आएगा 0.5 इक्वल टू W2 ऑफ वाटर, और फॉर डाइल्यूट सैंपल इक्वल टू 0.2 इक्वल टू W1 ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, तो W1 बाई W2, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.2 बाई 0.5 इक्वल टू W2 बाई W1। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा बच्चों, इसका मतलब ये हुआ 3 कप ऑफ वाटर, यानी सी ऑप्शन, 3 कप ऑफ वाटर एड टू 2 कप ऑफ प्योर मिल्क। नेक्स्ट है हमारे पास 18, K2HgI4 is 40% ionized in the aqueous solution. The value of want of factor is, तो I निकालना हमने। ठीक है, तो सबसे पहले 40% का मतलब क्या होगा बच्चों, 40 बाई 100 इक्वल टू 0.4। तो ये 0.4 क्या है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, यानी ये अल्फा है। तो अल्फा की वैल्यू हमें मालूम चल गई है। अब वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं जब कोई चीज आयोनाइजेशन होती है, तो यहाँ फॉर्मूला आता है 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1, डायरेक्ट एक फॉर्मूला। ठीक है, तो 1 प्लस अल्फा कितना है, 1 प्लस 0.4, और बच्चों n क्या है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस। तो नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस कितने होंगे, देखो K2HgI4, इसको हम डिग्रेड करेंगे तो 2 तो K बनेंगे और एक HgI4 बनेगा -2, तो टोटल आयन कितने हुए 3 माइनस 1। तो बच्चों ये आएगा 1 प्लस 0.4 इंटू 2, यानी 1 प्लस 0.8, यानी 1.8 आंसर हो जाएगा। तो आ जाएगा बी। 19, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 4% एक्वस सोल्यूशन ऑफ X इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 12% एक्वस सोल्यूशन ऑफ Y। तो दो सोल्यूशन है जिनका फ्रीजिंग पॉइंट, एक का 4% एक का 12%, दोनों बराबर है। इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X इज A देन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Y। तो देखो जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट X है उसको हम लिखते हैं डेल्टा टी एफ, ये है बच्चों X, ये किसके बराबर है, डेल्टा टी एफ Y के। ठीक है, डेल्टा टी एफ X को हम क्या ले सकते हैं, के एफ इंटू एम, और यहां भी ले सकते हैं के एफ इंटू एम। ये एम एक्स के लिए, ये एम वाई के लिए, तो दोनों में सॉल्वेंट एक जैसा है तो के एफ दोनों के लिए सेम होगा। तो अब बचा एम, तो बच्चों एम हुआ W बाई एम इंटू 1000 बाई
वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और यहां भी हुआ ऐसे ही, W बाई एम इंटू 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये एम एक्स के लिए, ये एम वाई के लिए। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है, हमने यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट पता करना है, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, देखो 4% मतलब 4 ग्राम इन 1000 ग्राम। तो सॉल्वेंट का वेट कितना है, 4 ग्राम इन 100 ग्राम, 100 माइनस 4 इक्वल टू 96 ग्राम। वहां कितना है 12%, 12% का मतलब होता है 12 ग्राम इन 100 ग्राम, यानी तो ये बच्चों निकल के आएगा 88, ठीक है। तो अब देखो 4 बाई एम इंटू 1000 बाई 96 इसके लिए, और यह होगा 12 बाई एम इंटू 1000 बाई 88। तो ये एम एक्स के लिए, ये एम वाई के लिए, ठीक है। तो एम वाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एम एक्स इंटू 96 इंटू 12 इंटू 1000 बाई 4 इंटू 1000 इंटू 88। यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आ गई बच्चों वो आती है 3.27 यानी 4। तो जो एम वाई है वो एम एक्स के 3 टाइम है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारे पास है 28 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व इन 80 ग्राम ऑफ H2O, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन सोल्यूशन एंड मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन आर। तो सबसे पहले मोलैलिटी निकाल देते हैं। तो m इक्वल टू W बाई एम इंटू 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा अब देखो W कितना है 8 ग्राम, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40, 1000 वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 18। तो बच्चों ये निकल के आता है 11.11 मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये तो मोलैलिटी हो गई। अच्छा अब हमें मालूम करना है बच्चों मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है XA इक्वल टू NA बाई NA प्लस NB। तो Na क्या है सल्यूट के मोल, तो Na बराबर होता है W बाई एम। तो सल्यूट कितना है बच्चों, सल्यूट है हमारे पास 8 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40। तो ये हो जाएगा बच्चों 0.2 मोल, ठीक है। अच्छा NB कितना है, वेट ऑफ वाटर कितना है W बाई एम यानी 18 बाई 18 कितना हुआ बच्चों 1। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ A एंड B मालूम चल गए। तो देखो XA इक्वल टू 0.2 बाई 1 प्लस 0.2, 0.2 बाई 1.2, ठीक है। तो ये निकल के आता है 0.166। तो बच्चों आंसर हो जाएगा डी। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, रिमेनिंग क्वेश्चन में पार्ट 2 में आपको सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।